गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैव उर्वरक के बारे में। तो जैव उर्वरक में सबसे पहले हम बात करेंगे जैव उर्वरक की परिभाषा की। वह उर्वरक जिनमें जीवाणुओं की मिश्रित संरचनाओं का समावेश हो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता हो, एक घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हों तथा पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हों, जैव उर्वरक कहलाते हैं। परिभाषा के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे जीवाणुओं की मिश्रित संरचनाओं का समावेश, वायुमंडलीय स्थिरीकरण की क्षमता, एक घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने की क्षमता तथा पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हों, जिसमें ये सभी गुण पाए जाएं, वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। इसके बाद है जैव उर्वरकों के प्रकार। तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु राइजोबियसी कुल में आता है, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियों में रहता है। यदि हम राइजोबियम जीवाणुओं के कुल को देखें तो ये राइजोबियसी कुल का होता है, जो दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम जीवाणु निवास करता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण करके स्थिरीकरण करता है, जिस कारण वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ये जैव उर्वरक मृदा में अम्लता व क्षारीयता के प्रभाव को कम करता है, यानी कि मृदा की संरचना को सुधारने में भी योगदान देता है, जिससे मृदा में पादप वृद्धि अच्छी होती, यानी कि फसल की वृद्धि व विकास अच्छा होता है। इसके प्रयोग से रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। नंबर सेकंड है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जीवाणु एजोटोबैक्टीरियसी कुल में रखा गया है तथा ये स्वतंत्र रूप से मृदा के अंदर रहता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर उसका स्थिरीकरण करता है। इसका प्रयोग हम गेहूँ, जो मक्का, सब्जियों आदि फसलों में किया जाता है। ये वृद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे बीजों के अंकुरण में वृद्धि होती है। एजोटोबैक्टर भी राइजोबियम जीवाणुओं के समान कार्य करता है, लेकिन दोनों में एक अंतर पाया जाता है कि राइजोबियम जीवाणु सजीवी संबंध बनाता है, सजीवता करता है, लेकिन एजोटोबैक्टर ये किसी के साथ भी सजीवी संबंध नहीं बनाता। ये स्वतंत्र अवस्था में मृदा के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नंबर 3 है एजोस्पिरिलम। ये जीवाणु स्पिलियसिस कुल में आता है। ये जीवाणु राई, बाजरा तथा ज्वार के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये जीवाणु वृद्धि नियामक पदार्थों को उत्सर्जित करता है, जिससे पौधों के अंदर पर्णहरित की मात्रा बढ़ती है, यानी कि पौधों के पर्णहरित की मात्रा को बढ़ाने में ये जीवाणु योगदान देता है। जिस पौधे के अंदर पर्णहरित की मात्रा सही प्रकार से होती है, अधिक होती है, उस पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही प्रकार से होती है, जिस कारण पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और रंग इसका जो है गहरा हरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेत्रजन जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि। जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि निम्न प्रकार से होती है। हम जैव उर्वरकों को निम्न प्रकार से मृदा के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है बीज उपचार।
इस विधि में हम 1.5 से 2.5 लीटर पानी को गर्म करके उसमें गुड़ मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं। बीज उपचार के लिए सबसे पहले हमें 1.5 से 2.5 लीटर पानी लेना है। उस पानी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद उस पानी के अंदर गुड़ को घोलकर हमें घोल तैयार कर लेना है। घोल के ठंडा होने पर उसमें 600 ग्राम कल्चर मिलाते हैं। बीजों के ऊपर कल्चर को छिड़ककर मिला लेते हैं, जिससे बीजों पर कल्चर घोल की परत बन जाती है। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर बोई के लिए काम में लेते हैं। पहले इन्हें उपचारित करना है, यानी कि उस घोल के अंदर इन्हें घोलना है। घोलने के बाद उन बीजों को छाया में सुखाना है। सुखाने के बाद उसे बोई के लिए काम में लिया जाता है। लगभग 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 से 15 ग्राम दालों के बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। नंबर 2 है मृदा उपचार। इस विधि में 2 से 3 ग्राम कल्चर की मात्रा को 50 ग्राम छनी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बोई से पहले गीली मृदा में छिड़क दिया जाता है, जिससे मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या मृदा की संरचना में सुधार होता है। और उसके बाद उसी मृदा के अंदर जब फसल की बुआई की जाती है तो फसल का उत्पादन, पौधे की वृद्धि और विकास सही प्रकार से होता है। इसके बाद है पौध उपचार। इसमें एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर उसमें 4 से 5 पैकेट कल्चर के डालकर घोल तैयार करते हैं। इस घोल में पौधों की जड़ों को 10 से 20 मिनट तक डुबो कर रखते हैं तथा इसके बाद पौधे की रुपाई की जाती है। इसके बाद है कंद उपचार। इसमें 1 किलोग्राम कल्चर का 40 से 50 लीटर पानी में घोल तैयार करते हैं। घोल में आलू, लहसुन, गन्ना आदि के टुकड़ों को 10 मिनट तक डुबोकर बुआई की जाती है। इससे भी कंद का जो फसल है उसका उत्पादन सही प्रकार से होता है। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील शैवाल को अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये 15 से 20% धान की पैदावार को बढ़ाता है, धान की पैदावार में वृद्धि करता है। ये वृद्धि नियामक हार्मोन जैसे इंडोल, एसिटिक एसिड, ऑक्सिन आदि को उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग हम धान के खेतों में किया जाता है। ये पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। इसी नील हरित शैवाल में से क्वेश्चन बन सकता है कि नील हरित शैवाल का उपयोग किस फसल के लिए किया जाता है। तो आपको आंसर बताना है धान की फसल के लिए। धान के जिस खेतों में धान की बुआई की जाती है उसके लिए हम नील हरित शैवाल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है नील हरित शैवाल की प्रयोग विधि। इसका उपयोग धान की रुपाई के 7 दिन बाद करते हैं। तो जिस खेत में इसका उपयोग करते हैं उसमें पानी 8 से 10 सेमी हमेशा भरा रहना चाहिए। नील शैवाल का उपयोग हम धान की फसल के लिए करते हैं, लेकिन धान की रुपाई के 7 दिन बाद इसका उपयोग किया जाता है। और जिस धान की खेत में नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं उस खेत के अंदर पानी 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा रहना चाहिए। खेत में 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से इसका उपयोग करते हैं। उपयोग के बाद भी खेत में 4 से 5 दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए, जिस कारण नील हरित शैवाल उस मृदा के अंदर आसानी से मिल सके या पौधे उसे आसानी से अवशोषित कर सकें। इसके बाद है एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है जो एजेलोसी कुल में आता है। एजोला को हम जलीय फर्न कहते हैं जो एजेलोसी कुल में आता है। ये अपने भीतर नील हरित शैवाल को रखता है जो कि झीलों, तालाबों, नहरों तथा धान के खेत में पानी की सतह पर
तैरता हुआ मिलता है। एजोला प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन जमा करने की क्षमता रखता है। एजोला एनाबेना एजोली के साथ सहजीवन क्रिया के द्वारा धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोला भी जो है सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला एनाबेना एजोली के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जिस कारण वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया है और नोट में लिखा है कि भारत में एजोला पिनेटा तथा तमिलनाडु में एजोला माइक्रोफाइला पाया जाता है। यदि हम बात करें कि भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में एजोला पिनेटा पाया जाता है और तमिलनाडु के अंदर जो है एजोला माइक्रोफाइला जो है एजोला पाया जाता है। इसके बाद एजोला की प्रयोग विधि। एजोला का उपयोग धान के खेत में रुपाई के पहले किया जा सकता है। इस विधि में इसका उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहां पानी पर्याप्त मात्रा में हो। एजोला के प्रयोग के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि धान भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त हो। हम राजस्थान में धान की फसल की रुपाई बहुत कम मात्रा में की जाती है क्योंकि पानी की कमी है। इसकी धान की रुपाई हरियाणा और पंजाब के अंदर भी की जाती है क्योंकि वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है। तो कहने का अर्थ है कि एजोला की धान की रुपाई उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जिन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त हो, और एजोला का उपयोग भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है। खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर 5 से 10 सेमी पानी भर देते हैं। क्यारियों में 1 से 2 टन प्रति हेक्टर की दर से एजोला डाल देते हैं। 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी परत बन जाने पर खेत में पानी निकालकर जुताई कर एजोला को मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसके बाद धान की रुपाई जो है की जाती है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम कुछ नया लेकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।